आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका सभी का। बोल रहा है मध्य प्रदेश में और शुरुआत करते हैं 12वीं की परीक्षा के कैंसिल होने की खबर को लेकर। केंद्र सरकार द्वारा CBSE 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने के बाद अब मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा है कि बच्चों पर परीक्षा का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। साथ ही कहा कि रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बनेगा या अन्य कोई तरीका है, यह तय करने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। वो एक्सपर्ट से राय लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में बोर्ड 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। पहले यह तय किया गया था कि सामान्य परिस्थिति होने पर ही परीक्षा कराएंगे। 12वीं की परीक्षा को लेकर 5 जून के बाद एक बैठक होगी जिसमें कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारी अनमोल है। परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के जीवन को सुरक्षा प्राथमिक उसमें तय की है। इसलिए सभी राज्यों ने भी लगभग अपने विकल्प के तौर पर उसका अनुसरण करने का निर्णय किया है। मध्य प्रदेश ने भी वही हमने निर्णय किया है। कोविड-19 महामारी के चलते CBSE बोर्ड 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले से छात्रों को राहत मिली है, लेकिन विद्यार्थियों के मन में यह सवाल बना हुआ है कि आगे का एडमिशन किस आधार पर होगा। छात्रों का कहना है कि कोरोना के दौर में परीक्षा देना तो संभव नहीं है और तीसरी लहर का खतरा भी है। क्योंकि सेंटर तक जाके बहुत रिस्क है, काफी चीजों को छूना पड़ता है और काफी भीड़ भाड़ भी हो जाती है। इस हिसाब से एक सही निर्णय है कि CBSE बोर्ड ने एग्जाम कैंसिल करी। फैसला तो ठीक है, बट कोरोना के देखते हुए एग्जाम तो पॉसिबल नहीं है। पर कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा, बिना परसेंटेज के पास तो कर दिया है, मतलब कर देंगे पास, पर एग्जाम कैसे क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा है। और कोरोना अपडेट के लिए आज बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आज 991 कोरोना मरीज मिले हैं, जो कि 1000 के आंकड़े से कम है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 45 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 4113 मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 17136 है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,82,099 संक्रमित मिल चुके हैं और अब तक 8,157 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,56,806 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन ब्लैक फंगस ने मुसीबतें बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक करीब 1400 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के एपिक सेंटर रहे इंदौर और भोपाल, दोनों ही शहर में इसके सबसे ज्यादा मरीज मिले। राजधानी भोपाल में तो यह आलम है कि शहर के हमीदिया अस्पताल में सर्जरी के लिए वेटिंग चल रही है। हालांकि ब्लैक फंगस में समय पर सर्जरी करना बेहद जरूरी होता है, इसलिए डॉक्टरों की टीम भी लगातार सर्जरी के काम में जुटी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ब्लैक फंगस व्यक्ति के साइनस तक पहुंच चुका है तो ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी करना होता है ताकि इंफेक्शन आंख और सिर तक ना फैले। उस साइनस में जब हमें दिखता है कि ब्लैक फंगस है, ब्लैकनिंग आ गई है और वहाँ पे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सफ़र कर रहा है, तो उसमें तो फिर कोताही नहीं बरत सकते। उसको तो हम इमीडिएट ही ऑपरेट करके निकालना होता, अन्यथा थोड़े समय में फिर आँख में प्रवेश कर जाती है। वो आँख की रोशनी, आँख की नस को प्रभावित करती, रोशनी चली जाती है।
और कोरोना संक्रमण को लेकर हुई मौतों का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में भी पहुंच गया। अधिवक्ता उमेश बोरे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का ब्यौरा जिलेवार हाईकोर्ट में पेश करे। साथ ही मृतक परिवारों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ अंतरिम राहत के तौर पर उन्हें 5-5 लाख रुपए देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस की शिकायतें मिल रही है। वजह बताई गई कि औद्योगिक ऑक्सीजन का मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया जिसमें फंगस की बीमारी को जन्म दिया है। इस याचिका में इस मामले की जांच के लिए भी मांग की गई है। कोरोना वायरस की बीमारी से जो लोग मरे हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए जाएं और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है उस पर कोरोना बीमारी इंफेक्शन लिखा जाए तभी इनके मृत्यु प्रमाण जारी किए जाएं। इसमें सुनवाई कल होने वाली है और इसमें हमारा मेन यही है कि एक तो पूरी दवाइयों की व्यवस्था की जाए, सारे मरीजों का प्रॉपर इलाज किया जाए और औद्योगिक जो ऑक्सीजन है उसको बिना प्यूरिफिकेशन के उपयोग में न लिया जाए। 1 जून से इंदौर अनलॉक होने के बाद नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन कराने और प्रमाण पत्र लेने वालों की भीड़ बढ़ गई है। शहर में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं और इस वजह से लोग या तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार करवाने पहुंच रहे हैं या फिर प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इंदौर नगर निगम में सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। ऐसे में संक्रमण में जिन लोगों की मौत हुई उन्हें हॉस्पिटल से ही सर्टिफिकेट मिले, उनमें भी गलतियां हैं। वहीं दूसरी और लोगों ने नगर निगम की 311 ऐप पर अप्लाई किया लेकिन एप्लीकेशन में सभी जानकारी सही भरने के बाद भी ऑनलाइन मिले प्रमाण पत्र में नाम और एड्रेस की गलतियां हैं। 10 चक्कर काट चुके सर, बार बार आते, बार बार परेशान कर रहे, भगा देते ये मृत्यु सर्टिफिकेट लेने में से इसका ऑनलाइन कर रहे हैं तो 4 बार कर चुके, रिजेक्ट हो जा रहे हैं। जी ऑनलाइन किया था सबमिट तो उन्होंने सर्टिफिकेट तो बना दिया बट नाम टोटली रॉन्ग है, जबकि एक्चुअल में सारे एवरीथिंग वाज मैंने सही ढंग से दी हुई थी उस पर। इवन आधार कार्ड भी सबमिट किया हुआ था, उसके बावजूद भी उन्होंने नाम गलत लिखा, उसमें आधार कार्ड का नंबर भी मिसिंग है। और इधर जबलपुर में अनलॉक को लेकर व्यापारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को अनलॉक में शामिल न करने से नाराज व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर सदर में बनी एक शराब की दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारियों को दुकानें बंद और शराब की दुकानें खोलने का फैसला निंदनीय है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री छावनी व्यापारी संघ ने गैरेसन मैदान सदर के सामने जो शराब की दुकान है, विदेशी मदिरे की दुकान, उसके सामने एक विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। और हमारी मांग ये है कि शराब की दुकानों को भी उसी तरह से डील करना चाहिए जैसे बाकी दुकानों को आप कर रहे हो। तो उनने जो सुझाव दिया है कि अल्टरनेट डे या एरिया वाइज दुकानें खोल के हम उसको सबकी दुकानें खोली जाएँ और एरिया वाइज दुकानें खोलें, उस सुझाव को हम कलेक्टर महोदय को देंगे। उस कलेक्टर महोदय के बाद बैठक के बाद हम लोग तय करेंगे कि सब लोग तय करेंगे सबके सहमति से कि आगे हमें क्या करना। जो इनकी मांग है इसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अवगत हम कराने जा रहे हैं और जैसा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का डिसीजन होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी है वही निर्णय लेगी, जो निर्णय है उसी को हमको लागू करना है। और राजधानी भोपाल में संक्रमण की रोकथाम को लेकर बनाई गई वार्डों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 वार्डों की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्तियों को सौंपी गई है जिन पर पहले से कई अपराध दर्ज है। वार्डवासियों ने मामले की शिकायत सीएम हाउस, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से की है। इस कारण ये था कि आपने हमारे वार्ड के हिसाब से बनाया है सेवा के लिए, लेकिन वो क्या है कि वो सेवा करेंगे। अगर आप अपराधियों को करवा रहे हो कि सेवा के लिए आप उन्हें खड़ा कर रहे हो तो उन्हें सेवा करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। बहुत सारे आपराधिक दाव है, जैसे दारू बेचना, लड़ाई झगड़े करना, दंगे करना, फसाद करना, लोगों को भड़काना, काफी कुछ है, काफी केसेस दर्ज है उन लोगों के ऊपर। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन दवाइयों के सहारे कोरोना को मात दी वो दवाइयां ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में मौजूद हैं। 1 हफ्ते से अधिक समय बीत चुका है लेकिन वो दवाइयां किसी भी मरीज को नहीं दी जा सकी। दरअसल जिन मापदंडों पर ये दवाइयां मरीजों को दी जानी है उस पर भर्ती मरीज खरे ही नहीं उतर रहे हैं। इस कारण अब तक ये दवाइयां एक भी कोविड मरीज को नहीं दी जा सकी। इस दवा के प्रयोग के लिए गाइडलाइन तय है। ये दवा माइल्ड और मॉडरेट मरीजों के उपचार में प्रयोग की जा सकती है।
दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को एंटीबॉडी कॉकटेल दवा दी गई थी। यह ऐसी एंटीबॉडी का मिश्रण है जो किसी भी वायरस पर एक जैसा असर करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसको लगाने की जो क्राइटेरिया है वो फिक्स है और उसको लेके हमने विभागाध्यक्ष मेडिसिन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। वही कमेटी जो क्राइटेरिया है उस तरीके के मरीजों को छांटेगी और जो इंडिकेशन है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल करेगी। ऐसा निर्देश हमने उनको दे दिया। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। अब तक चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से उनकी मांगों को लेकर लिखित में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसे लेकर जूडा ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया। वहीं कल जेडीए भोपाल के प्रेसिडेंट के परिजनों को थाने में तलब किया गया, जिसे लेकर जूडा अब और ज्यादा नाराज है। पहले जो मांगे जेडीए ने रखी थी उसमें 6 मांगों को और जोड़ दिया गया है। अब उनका कहना है कि सरकार लिखित में माफी मांगे, जूनियर डॉक्टर्स पर जो भी कार्रवाई की गई है उसे निरस्त करे, 3rd ईयर की परीक्षाएं जल्द करवाएं, कोरोना से में जो सेवा दे रहे हैं एमबीबीएस इंटर्न को एनएचएम में इंटर्न को दिए जा रहे मानदेय के बराबर मानदेय दिया जाए। ग्वालियर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ही है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम जनता के साथ हैं। हम मरीजों के हित में ही निर्णय लेना चाहते हैं, परंतु सरकार ही अपनी वादा खिलाफी पड़ी हुई है और जब तक सरकार सोती रहेगी हम लोग यहीं पर जागे रहेंगे। ये तो सरकार का बहुत ही घृणित मतलब कृत्य मानेंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप अपने ही डिसीजन पे अपने मान्य नहीं है। क्योंकि सुबह आप ये कहते हो कि हम मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, शाम को हमारे रेजिडेंट के माता पिता को आप उठा के कार्रवाई कर रहे हो। भाई सरकार चाहती क्या है? डेफिनेटली पोस्ट होल्डर है, अगर वो छोड़ेंगे तो हमारी स्ट्राइक कमजोर पड़ जाएगी। इस बात का सरकार ने इस तरीके से फायदा उठाना उचित समझा, ये बहुत गलत बात है। हम सारे डॉक्टर्स, हम सारे जूनियर डॉक्टर्स इस बात से बहुत ज़्यादा आहत है। ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतर आएंगे, लेकिन इस तरह का काम, इस तरह का पर्सनल अटैक अत्यंत निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और इधर बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। तेज रफ्तार की गाड़ी का एक कहर सामने आया। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। तो पेड़ से टकराकर कार के भी परकच्चे उड़ गए हैं। रातीबड़ थाना क्षेत्र के सरवर की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार में यह कार थी और सीधे पेड़ से जा टकराई। कोरोना की दूसरी भयावह लहर के दौरान बड़े बड़े दावे किए गए थे कि महज 15 दिनों में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाएंगे, लेकिन अब प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट के लिए केवल चबूतरा ही तैयार किया गया है। जबकि इंदौर के आसपास के दूसरे छोटे शहरों में ऑक्सीजन प्लांट बनकर भी चालू हो चुका है। इंदौर में मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में एमआरटीबी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था, लेकिन सेंटर को पोस्ट कोविड सेंटर में बदल दिया गया। तो वहीं एमआरटीबी अस्पताल में अब तक केवल सीमेंट का चबूतरा बनकर ही तैयार हुआ है। इस पर कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने भाजपा सांसद और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर भोपाल के एमपी नगर इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस और दमकल की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। श्रीराम फॉर्च्यून फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के दफ्तर में आग लगने से बड़ा हड़कंप मच गया। आग ने बिल्डिंग के 2 मंजिला को अपनी पूरी जद में ले लिया था। सीढ़ियां और लिफ्ट तक आग फैल गई थी। दफ्तर के 10 कर्मचारी बिल्डिंग में फंसे हुए थे। सूचना पर एमपी नगर टीआई सुधीर अर्जरिया ने मुस्तैदी के साथ इलाके को खाली कराया। तो दमकल के साथ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। सीहोर से पहले ट्रेन में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सागर सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का युवती से अफेयर था। युवती ने उससे बात करना बंद कर दी थी। इस वजह से वो खफा होकर उसकी हत्या उसने कर दी। मृतका मुस्कान हाड़ा के भोपाल आने के लिए उसकी सहेली ने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मुस्कान की पहली शादी कपिल यादव से हुई थी। कुछ ही महीने पहले कपिल को मुस्कान ने छोड़ दिया था। इसके बाद वो सागर से
प्रेम करने लगी। कुछ दिन बाद मुस्कान ने सागर को भी छोड़ दिया, एक अन्य युवक से प्रेम करने लगी। ऐसे में सागर लंबे समय से मुस्कान से बात करने के लिए घूम रहा था, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही थी। मुस्कान जब भोपाल जा रही थी तभी देवास के पास ट्रेन में आरोपी ने गले में चाकू से वार कर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर और सबसे लंबे रिंग रोड के बाद जबलपुर को प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से जबलपुर के डुमना के पास 40 एकड़ जमीन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है, जिसे करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम सहित कई खेल गतिविधियों और स्पोर्ट्स अकेडमी की भी सुविधा होगी। सांसद राकेश सिंह ने इस योजना को जबलपुर के लिए एक और बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि डुमना इलाके में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का विरोध भी तेज हो गया है। ट्विटर पर सेव डुमना हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। तो 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगी। राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेंट्स उसको बनाएंगे और उसमें क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी फुटबॉल स्टेडियम, उसके साथ साथ में एथलेटिक्स ट्रैक, खेल कूद की जितनी एक्टिविटीज हो सकती हैं, उसके अलावा कोई एकेडमी वहां पर आ सके, उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ एक जगह पर हो और जिसे हम ग्रीन स्पोर्ट सिटी की तर्ज पर बनाएं। यानी ग्रीन का मतलब हो गया कि पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए बगैर। कोरोना की दवा ढूंढने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास की लैब में कोरोना की दवा बनाई जा चुकी है। मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के चाटूखेड़ा गांव का है, जहां गांव की 2 महिलाओं ने अपने शरीर में दैविक शक्तियों का वास होना बताया। फिर वो कोरोना को खत्म करने के लिए जल का प्रसाद के रूप में वितरण करने लगी। अफवाह के जोर पकड़ते ही कोरोना का जल लेने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस प्रशासन को जैसे इस मामले की जानकारी मिली, मुस्तैदी दिखाते हुए टीआई खुद मौके पर पहुंचे। अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोरोना से मुक्ति की ये युक्ति कहीं कोरोना के रूप में परिवर्तन न हो जाए। IBC 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अंधविश्वास से दूर रहें, वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। अंतर तो पड़ेगा इसको, पड़ेगा। अच्छा पहले भी लाठी वाला माता जी ने बताई थी तो पड़ गया था फर्क। अच्छा, अंदर पड़ा। तो ये तो एक वायरस है, इसमें देवता किसे क्या चलेगा सिस्टम? देवी शक्ति है वो भी। वो गांव में जो है कहते हैं माता जी आ रही, माता जी आ रही। तो इस तरह के लोगों में कहा गया था कि अगर गांव में किसी को बुखार है या छुआछूत की कोई अन्य बीमारी है तो वो ठीक हो जाती है और चेचक या शरीर में निशान पड़ते हैं। तो उस तरह के कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। वजह जो भी रही हो, कार्यक्रम जो भी रहा हो, कुल मिलाकर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, उसके लिए जो है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज किया था। अरुण श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या इस तरह की स्थिति बनी? किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, लोग आ रहे हैं और जल लेकर जा रहे हैं। अगर इससे ही कोरोना ठीक हो जाता तो पूरी दुनिया यही करती। देखिए विजय जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो है, जो कोविड की गाइडलाइन है, उसका तो बुरी तरह उल्लंघन हुआ ही है। लेकिन बात इतनी बड़ी है कि एक अफवाह जोर पकड़ती है और इतनी ज्यादा जोर पकड़ लेती है कि वहां पे जनता का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वहां पे अंधविश्वास के रूप में, एक प्रसाद के रूप में, एक दवा के रूप में एक पानी बांट दिया जाता है, जिसको लेने के लिए पब्लिक उमड़ पड़ती है। और मेन चीज ये कि ये सारा खेल हो जाता है और प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, लेकिन देर से मिली और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई भी की। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की अफवाहें वास्तव स्थिति में क्या बहुत बड़ी समस्या को जन्म नहीं दे सकती। जी शुक्रिया अरुण, इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ने एक बड़ी पहल की है। ग्रुप की ओर से मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन आज शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ में किसी प्राइवेट ग्रुप की ओर से यह पहला और सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन कैंप था। इसमें श्रमिकों और उनके परिजनों को टीका लगाने की शुरुआत की गई। बजरंग पावर और इस्पात लिमिटेड बूढ़झरा में कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सत्यनारायण शर्मा ने की। उन्होंने ही पहला वैक्सीन लगाए जाने के बाद
सर्टिफिकेट भी दिया। कोरोना की 12,000 वैक्सीन मंगवाकर गोयल ग्रुप ने ये पहल की है, जिसमें सुदूर आदिवासी अंचल के कामगारों और उनके परिवार वालों को टीका लगाया जा रहा है। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि गोयल ग्रुप एक संयुक्त परिवार का बेहद अच्छा उदाहरण है, जिसमें सभी की बेहतरी का ख्याल रखा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे ग्रुप भी ऐसी पहल करें। और गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अनेकों बार ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं, ऐसे कार्य किए जिससे जन सामान्य को लाभ मिला है, चाहे फायर ब्रिगेड को दान दे करके, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे मजदूरों के लिए और सारी सुविधाएं जुटाने का हो, और सबसे अद्वितीय कार्य जो रहा है आज टीकाकरण अभियान। 12,000 डोज अपने स्रोतों से बुलवा करके अपने सभी श्रमिक, अपने उपक्रम में काम करने वाले भाइयों को और उनके परिवार को जो दिलाने का अभियान किया है, ये सर्वश्रेष्ठ अभियान है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में गोयल ग्रुप शुरुआत से ही जुटा हुआ है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मास्क और ऑक्सीमीटर तक हर सुविधा पहुंचाकर महामारी के खिलाफ इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। गोयल ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल ने कहा है कि सभी की सेवा करना उद्देश्य है। इसके लिए हम सभी हमेशा अपने श्रमिकों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनी जिन मूल्यों को लेकर चलता है उसमें सर्वोपरि है जन कल्याण। जन कल्याण की एक छोटी सी कोशिश हम करने जा रहे हैं। इस संकट काल में अपनी पूरी शिद्दत और साहस के साथ इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और इस वैश्विक महामारी को मात देने में कोई कसर बाकी नहीं है। एक उद्योग समूह के रूप में हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और जो अल्प सहयोग हमारे संसाधनों से होता है वो जरूर करें। मन में आत्मा में संतोष रहेगा, हमने भी जीवन में आकर कुछ किया, यही हमारा उद्देश्य था। गोयल ग्रुप द्वारा जो ये टीका, एक टीका जिंदगी का 2021 की इस अवसर पर एक औद्योगिक समूह के रूप में हम प्रदेश का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 12,000 व्यक्तियों को हम ये पहला टीका लगवाने जा रहे हैं और जब इसका दूसरा डोज डेट पे जब आएगा वो भी हम लगवाने के पूरा प्रयास करेंगे। रायपुर से लेकर कांकेर तक, शहर से लेकर सुदूर आदिवासी इलाकों तक हर व्यक्ति को टीका लगाकर महामारी से बचाने की लड़ाई जारी है। इसके लिए उपाध्याय अस्पताल के साथ साझेदारी की गई। 12,000 कर्मचारियों को ये ग्रुप वैक्सीनेट करा रहा है और इस पूरे वैक्सीनेशन का सारा जो एक्सपेंडिचर है, सारा जो खर्च है, ये ग्रुप स्वयं वहन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी सराहनीय पहल है। ग्रुप का लक्ष्य 10,000 से ज्यादा परिवार को टीका लगवाना है। पहले दिन श्रमिक और उनके परिजन बड़ी संख्या में टीका लगवाने पहुंचे। सभी बेहद उत्साहित नजर आए। हम लोग को बहुत फायदा मिला है बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड से और बहुत सारा मिल रहा है और बहुत फायदा है हम लोग को। बहुत अच्छा किया है सर गोयल ग्रुप कंपनी ने, टीका वर्करों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। पहल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी तक बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि 18+ ग्रुप का बहुत लेट हो गया वैक्सीनेशन। तो आई थिंक लकीली मेरे को बहुत टाइमली लग गया वैक्सीनेशन, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वर्कर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना सोचा तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उनको दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में गोयल ग्रुप पहली कॉर्पोरेट संस्था है जिसने ये पहल की है। आगे इसे और तेज कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन का कवच पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।